प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं। धुले से लेकर पालघर और आखिर में उज्जवल निकम के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे योगी आज महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पूरे जोश में रहे। इस दौरान योगी ने पीओके को 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा किया। योगी ने क्या क्या दावे किए, पहले आपको वो दिखाते हैं। पीओके को 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा योगी आदित्यनाथ ने किया। मंच से उन्होंने गौकशी करने वालों को भी चेतावनी दी, जबकि दंगा फसाद करने वालों को यूपी की तरह ही जहन्नुम पहुंचाने के लिए भी हुंकार भर दी। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे से लेकर मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष की राजनीति पर भी जमकर प्रहार किया है। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई में मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की हुंकार एम फैक्टर को तोड़ने का एक प्रयास है? अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। इन दंगाइयों को हौसला तो जरूर पहुंचाऊंगा। कसाब जैसे कसाई को महिमा मंडित करने का कार्य कर रही है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से आज यूपी के मुख्यमंत्री जमकर गरजे, ऐसा गरजे कि पालघर से ही पीओके को लेकर अपना प्रण दोहरा दिया। पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हम आतंकवाद पर कुछ कसाब जैसे आतंकी को फांसी दिलवाने वाले वकील उज्जवल निकम के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो यह भी वो जमकर बरसे। जिन्होंने बलिदान किया था, आज कांग्रेस बेशर्मी के साथ उन बहादुर अधिकारियों की शहादत पर, उनके बलिदान पर प्रश्न खड़ा करके कसाब जैसे कसाई को महिमा मंडित करने का कार्य कर रही है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। बहनों और भाइयों, धुले की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दंगाइयों पर रहम न करने की बात की तो गौकशी करने वालों को भी सख्त संदेश दे दिया। बहनों और भाइयों, एक पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मैंने नहीं किया हमला, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी। विपक्ष पर SC ST OBC के आरक्षण पर सेंध लगाने का आरोप मढ़ते हुए योगी ने महाराष्ट्र में साफ कर दिया कि धर्म के आधार पर बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। अगर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो बहनों और भाइयों, आपको लगेगा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। यह आपके आरक्षण के अधिकार को मुसलमानों को देना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 19% है, जबकि धुले लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 18% है। वहीं पालघर लोकसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी 6% है। यहाँ योगी आदित्यनाथ एम फैक्टर पर काम करते दिखाई दिए। अब विपक्ष भी योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र पहुंचने पर पूरी तरह हमलावर हो गए हैं। महाराष्ट्र में वो डर गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए उनकी सभाएं बहुत हो रही है। राजा होता, राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। देश का नेता कैसा? आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में चुनावी रण के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में मुंबई की 6 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब से बस कुछ ही देर पहले 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया। हर तरफ चुनावी योद्धाओं ने जान झोंक दी, लेकिन 36 घंटे बाद जो सबसे बड़ा चुनावी युद्ध और संग्राम होने वाला है वो सिर्फ 2 सीटों पर है, अमेठी और रायबरेली। और वहां वोटिंग में अब सिर्फ 36 घंटे ही बचे हैं। राहुल हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस की टीम हो या फिर स्मृति ईरानी और बीजेपी की ब्रिगेड, दोनों ही तरफ से इन दोनों सीटों के लिए जान झोंक दी गई है। सारे संसाधन लगा दिए गए, क्योंकि ये दोनों सीटें ही नहीं हैं, साख का सवाल भी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट।
सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा जोरदार चुनाव, सबसे ज्यादा निगाहें, सबसे ज्यादा जोर और सबसे बड़ी जंग। अमेठी और रायबरेली की जंग का फाइनल होने में अब सिर्फ 36 घंटे और कुछ मिनटों का दौर बाकी है। मुकाबला बड़ा है, जाहिर है, इसीलिए जद्दोजहद भी बड़ी हुई। एक तरफ विरासत और गढ़ को बचाने के लिए महायुद्ध है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए ये साख और नाक की लड़ाई है। इसीलिए दोनों तरफ से चुनावी गणित के हर सवाल को हल करने के लिए सबसे ज्यादा नंबर लाने की जी तोड़ कोशिश हुई। प्रचार थम चुका है। ठीक अब से कुछ देर पहले तक दोनों तरफ से अमेठी और रायबरेली में सियासी पैर पैतरों के हर दांव की आजमाइश हुई। परिवार के गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में किशोरीलाल शर्मा के साथ कुछ इस अंदाज में जनसैलाब बटोरती दिखाई दी। ये भीड़ अमेठी में फिर से कांग्रेस की सियासत को हरा करने के लिए सड़कों पर थी। वहीं मां की विरासत को सहेजने के लिए राहुल गांधी रायबरेली की गलियों में घूमते नजर आए। कभी जुबान से असर डालने की कोशिश, तो कभी ट्वीट, सोशल मीडिया से संदेश देते हैं कि इन गलियों में मेरा बचपन गुजरा। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम भी नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था, तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई थी। हाँ। 40 बच्चों का गैंग था। ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। कल मां सोनिया के भाषण का रायबरेली पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस भीड़ से समझा जा सकता है? अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ अमेठी को अपना परिवार कहने वाली स्मृति ईरानी भी अमेठी में परिवार वाली भावनाएं उड़ेलकर विरोधियों पर वार कर रही हैं। अमेठी को फिर से पाने के लिए बीजेपी एंड ग्रुप ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने अमेठी के गौरीगंज में स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया, तो धर्मवीर प्रजापति भी पसीना बहाते नजर आए। कल अमेठी में अमित शाह से लेकर बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे। पूरा परिवार इमोशनल अपना जो है बातें वहाँ कर रहे हैं। उनको डर है इस बात का, ये प्रमाण है इस बात का, वो डर है उनको कहीं ऐसा हो ना हो अमेठी की तरह हम लोग हार जाएं। तो इमोशनल लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन हमें कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग निचली इकाई पर जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता हमें पूरा आशीर्वाद देने जा रही है। रायबरेली भी हम लोग जीतेंगे, अमेठी भी हम लोग जीतेंगे। बीजेपी अभी भी ये साबित करना चाहती है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आती है। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हथकंडे आजमा रही है, बता रही कि बीजेपी की कहानी गलत है और बीजेपी अगर चुनाव जीत गई तो हो सकता है कि आगे चुनाव भी मुश्किल हो। जब से वो हारे राहुल जी तब से आए नहीं, और जब से जीती सोनिया तब से नहीं आए। तो जब जनता के बीच में आप गए नहीं तो आप कैसे वोट पाओगे? जब किस आधार पर वोट देंगे? कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे इस समय निकल के आगे जितने घोटाले थे जो उनके समय जो हुए थे, आज उनके काले चिट्ठे के आधार पर जनता ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। वो भ्रम फैला रहे हैं, अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। लोग समझ गए मोदी जी असत्य बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोग समझ गए। तो अखाड़ा तैयार है, वोटर भी तैयार है। बस 36 घंटे बाद वोटों की आहुति होनी बाकी है। देखते हैं लोकतंत्र के इस यज्ञ में अमेठी रायबरेली की जनता आशीर्वाद किसको देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए अब चलते हैं यूपी की उन जगहों पर जहां राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे बाहुबली नेता एक बार फिर से चर्चा में हैं। बाहुबली नेता राजा भैया के बयानों से सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते फिर से छुपा लिए हैं। जबकि एक और बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, उन्होंने यू टर्न लेकर सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी उनके फैसले से खुश दिखाई दे रही है। कैसे इन बाहुबलियों के फैसले ने यूपी के चुनाव को प्रभावित कर दिया है, देखिए एक खास रिपोर्ट में। कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के मंच को शेयर नहीं करने जा रहा हूँ। राजा भैया का समर्थन रहेगा हम लोगों का। चुनाव के 5वें चरण तक उत्तर प्रदेश की जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई हो गया है। साथ ही अब बाहुबलियों के निर्णय से यहां कौन किसके साथ है, इसका सस्पेंस बढ़ गया है। यूपी के बाहुबली नेता या तो अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोल रहे हैं या फिर यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। बाहुबली नेता और कुंडा के विधायक राजा भैया और धनंजय सिंह के फैसले यूपी के चुनाव में सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहाँ कर सकते हैं। राजा भैया ने अभी तक ये ऑफिशियली किसी को अपना समर्थन नहीं दिया है, लेकिन उनके कुछ नेता समाजवादी पार्टी का नारा लगाते हुए देखे गए कि समाजवादी पार्टी राजा भैया जिंदाबाद। हो सकता है कुछ कार्यकर्ता अपने के उनके कह रहे हों, लेकिन राजा भैया का समर्थन रहेगा हम लोगों के। राजा भैया के इस निर्णय से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने यू टर्न ले लिया है। बीएसपी के साथ जा चुके धनंजय अब खुद बीजेपी के साथ आ गए हैं। आपको बता दें कि धनंजय सिंह के जेल जाने पर उनकी पत्नी श्रीकला ने बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। मैं किसी स्थानीय प्रत्याशी के साथ नहीं दिखने जा रहा। पहली चीज, हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के मंच को शेयर नहीं करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ें जान लीजिए। हाँ, हमारे लोगों के भाव थे तो मैंने कह दिया और वो हमारे लिए देंगे वोट। बाहुबली नेता के फैसले से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह अब धनंजय सिंह को धन्यवाद कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनके निर्णय का स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर की राजनीति की एक अहम धुरी माने जाते रहे हैं, क्योंकि जौनपुर में क्षत्रियों का साथ उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसके अलावा अन्य वर्गों में भी धनंजय की खासी पकड़ है। एक जमाना था जब बाहुबली के बिना उत्तर प्रदेश में राजनीति करना और सत्ता में आना नामुमकिन सा था, लेकिन बदलते दौर में बाहुबलियों के बदले अंदाज 24 के चुनाव में अलग ही रंग डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी की। दावा है कि दिल्ली के सीएम हाउस के भीतर यह पूरा ड्रामा करीब 50 से 55 मिनट तक चलता रहा। हालांकि इन आरोपों के सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। इस बीच सीएम हाउस के 2 सीसीटीवी फुटेज और स्वाति के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, मगर क्या इनके आधार पर पूरे प्रकरण के सच और झूठ का फैसला हो सकता है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम हाउस में आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 5 दिन पहले क्या हुआ, इस पर सस्पेंस गहराता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर अपनी ही सांसद के आरोप को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, मगर इन सीसीटीवी फुटेज की तरह सच भी धुंधले साए में है। सबसे पहले देखिए इस पूरे प्रकरण से जुड़े 2 सबसे बड़े सबूत, जिनसे सच और झूठ से पर्दा उठ सकता है। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज 13 मई के हैं, जिस दिन स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर में अपने साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया। पहला वीडियो सीएम हाउस के अंदर का है, जबकि दूसरा वीडियो बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
इनमें से पहला वीडियो तो कल से ही दिल्ली पुलिस के पास था, जबकि दूसरा वीडियो आज हाथ लगा है, जहां पहले वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर बेंच पर बैठी नजर आ रही हैं और फिर उनकी वहां मौजूद गार्ड से बहस हो रही है, जबकि दूसरे वीडियो में पहले सीएम हाउस की महिला गार्ड स्वाति को हाथ पकड़कर बाहर ले जाती दिख रही हैं और फिर सड़क पर आने के बाद स्वाति उस महिला गार्ड का हाथ झटकते और उनसे बहस करते देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा प्रकरण 50 से 55 मिनट तक चला। हालांकि टाइमिंग को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विभव ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल सुबह 8:40 पर सीएम हाउस पहुंची थी, जबकि स्वाति ने अपनी एफआईआर में बताया है कि वो 9 बजे सीएम हाउस आई थी और करीब 9:40 पर उन्हें बाहर ले जाया गया। स्वाति मालीवाल के सीएम हाउस से बाहर निकलने का टाइम सीसीटीवी फुटेज में भी साफ नजर आ रहा है। हालांकि इस 50 मिनट के दौरान उनके साथ क्या हुआ, ये इन तस्वीरों से पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम अब केजरीवाल के घर के अंदर की कुछ और फुटेज की जांच में जुटी है। हालांकि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में उनको लगी चोट की पुष्टि जरूर होती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति के शरीर में 2 जगह चोट के निशान हैं। एमएलसी में साफ है कि स्वाति के दाहिनी आंख के नीचे, चेहरे पर और बाएं पैर में चोट के निशान हैं। लेकिन स्वाति जब मेडिकल टेस्ट कराने अस्पताल पहुंची थी तो उन्होंने अपने सिर में भी चोट लगने की बात कही थी। अब ये चोट उनके साथ हुई मारपीट का नतीजा है या कुछ और वजह है, ये तो बंगले के अंदर की सीसीटीवी फुटेज से ही साफ हो पाएगा। स्वाति मालीवाल केस से जुड़े 2 अलग अलग वीडियो सामने आ चुके हैं। ये वो वीडियो है जिसमें पूरा प्रकरण रिकॉर्ड है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस घटना ने आम आदमी पार्टी में घमासान जरूर मचा दिया है। कैमरामैन गोपाल के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। पहली बार दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन उन्होंने मामले पर बोलने के बजाय बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने पीए विभव की गिरफ्तारी का आरोप बीजेपी पर मढ़ा है और कल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तारी के लिए बीजेपी दफ्तर जाने की चुनौती दी है। कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देखो। और स्वाति मालीवाल पिटाई कांड से सियासत गर्म है। सीएम हाउस के 2 वीडियो सामने आने के बाद सच और झूठ का फैसला जांच के बाद ही होगा, मगर इस मामले में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं। चीरहरण में एक दुशासन भी है। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड का शोर 24 के सियासी गलियारों में खूब है। सियासी नफा नुकसान की चिंता आम आदमी पार्टी को है, तभी आरोपों की तीर बीजेपी पर भी लगने लगे हैं। अपने घर में लगी आग की चिंगारी से आम आदमी पार्टी बीजेपी का घर भी जलाने की फिराक में है। सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं। यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इस पूरे मामले में आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा
कि वायरल वीडियो में स्वाति मालीवाल ठीक नजर आ रही हैं, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए विभव को केजरीवाल का संरक्षण बताया। स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। चीरहरण में एक दुशासन भी है और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। स्वाति मालीवाल पर पिटाई के आरोपी विभव गिरफ्तार हैं, लेकिन सियासी घमासान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। स्वाति मालीवाल पर कल तक जो आम आदमी पार्टी चुप थी, अब खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी लगातार हमलावर है। सवाल यह है कि जिस सियासी नफा नुकसान के लिए ये जुबानी जंग छिड़ी है, इसका कितना असर वोटिंग के दिन पड़ने वाला है, ये 4 जून के नतीजों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार विधानसभा में भले ही आरजेडी सबसे बड़ा दल हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में 0 से आगे बढ़ने की चुनौती है। मैदान में खुद लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां हैं और दोनों बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दावा भी कर रही हैं। क्या है सारण और पाटलिपुत्र की चुनावी फिसा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लालू की 2 लाडली भी मैदान में है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती तीसरी बार आरजेडी की उम्मीदवार हैं और सारण से रोहिणी आचार्य अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रही हैं। पहले बात सारण की, जहां 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। कभी लालू परिवार का गढ़ रहा सारण पिछले 10 सालों से भगवा रंग में रंग चुका है और इसलिए सारण में फिर से लालटेन जलाने के लिए आरजेडी ने लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को यहां से मैदान में उतारा है। सारण में भले ही रोहिणी नहीं हो, लेकिन लालू का यहां से लंबा सियासी जुड़ाव रहा है। 2009 में लालू सारण से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2009 से पहले सारण लोकसभा छपरा नाम से जानी जाती थी। 2004, 1989 और 1977 में भी लालू छपरा से संसद पहुंचे थे। यानी लालू यादव ने अपना पहला और आखिरी लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीता था और अब सारण की अपनी सियासी विरासत बेटी रोहिणी को सौंप दी है। रोहिणी ने ही पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी। ये बात अलग है कि सारण में लालू का जलवा रहा है, लेकिन लालू परिवार का कोई और सदस्य यहां लालटेन नहीं जला पाया। 2014 में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और 2019 में समधी चंद्रिका राय सारण से हार चुके हैं। इतिहास के इन्हीं नतीजों को पलटने के लिए खुद तेजस्वी यादव सारण में जोर लगा रहे हैं। लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं था। हमारे पिता की कर्म भूमि रही, हमारी अपना लगाव है सारण से। हालांकि सारण में रूडी की उड़ान पर ब्रेक लगाना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सारण से राजीव प्रताप रूडी भी 4 बार संसद पहुंच चुके हैं और सारण से उनकी 5वीं पारी सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने खुद सारण में जनसभाएं की। लालू की बड़ी लाडली पाटलिपुत्र से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, जहां आखिरी चरण में मतदान होना है। फिलहाल यहां चाचा रामकृपाल यादव भतीजी मीसा भारती का खाता नहीं खुलने दे रहे। इस बार भी पाटलिपुत्र से बीजेपी ने मीसा भारती के खिलाफ मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव पर ही दाव लगाया है। रामकृपाल यादव ने 2014 और 2019 में भी पाटलिपुत्र से मीसा भारती को हराया था। कभी लालू के खास रहे रामकृपाल यादव ने 2014 लोकसभा से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो पाटलिपुत्र के अजात शत्रु बने हुए हैं।